मैं तो भूल ही गया, कुछ बच्चे रियली डेफिनेटली। ये देखिए आप, अब जिसमें देखते हैं देयर आर 6 एडजस्टमेंट्स है, तो एक साल का ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट, तो मेरे को 9 कॉलम्स चाहिए, तो आई नीड 9 ऑफ देम, तो देयर आर 5, तो देयर आर 9, दैट इज राइट। 1 2 3 4 5 6 7, 2 कॉलम और चाहिए। ये हो गया, तो दिस इज दी व्हाट वी हैव नाउ। ये हुआ हमारा इसको मैं काम करता हूँ, जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँ फॉर्मेट को। अरे एक काम किया जाए, इसको हटाओ यहाँ से, ये डिलीट करना ज्यादा अच्छा है। ओके, ठीक, सो दिस इज द एडजस्टेड प्रॉफिट। ये हो गया, तो नाउ द इयर्स 18 19 20 कितना है, 95 105 185, 95 105 and then it is 185। ये हमारा प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, ये मैंने टोटल के लिए बना लिया कॉलम, और ये सारे एडजस्टमेंट हटा देता हूं। फाइन, ये राइट अलाइंड होगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 18। अब ये सार्थक मुझे जवाब देगा, सार्थक यू विल टेल मी द आंसर फॉर द फर्स्ट वन। इसमें दोनों है, एक साल अंडर वैल्यू है, एक साल ओवर वैल्यू है, तो यू नीड टू टेल मी बोथ वेज। क्लोजिंग स्टॉक 2018 का अंडर वैल्यू हो गया था सर, उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो अपन 3000 ऐड कर देंगे। 31 मार्च 2018, तो 31 मार्च 2018 यहाँ, तो प्रॉफिट कम हो गया, तो प्रॉफिट कम हो गया तो मैं क्या करूँ, ऐड कर दूं उसको। यस सर। और नेक्स्ट ईयर क्या हुआ होगा सर? नेक्स्ट ईयर माइनस कर देंगे। नेक्स्ट ईयर माइनस, बहुत बड़ी क्या बात है। ऐसे मतलब क्या होता है, यू फील समटाइम ब्लेस्ड, यू नो, व्हेन यू गेट अ बैच ऑफ सच इंजीनियस स्टूडेंट्स। हाँ, अब ये इसी में दूसरा एडजस्टमेंट भी दिया है साथ, एक ये 4000 का भी दिया हुआ सर। इसमें 19 में अंडर वैल्यू हुआ है, 19 में, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 19 का। 19 में अंडर वैल्यू हुआ है, तो प्रॉफिट बढ़ गया 19 का कि कम हो गया? प्रॉफिट बढ़ गया। अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यू है ना सर? नहीं, अच्छा सॉरी, यू आर राइट, वही मैंने इंटेलिजेंट की बात बोली। हाँ, ये अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू है, तो ओवर वैल्यू है तो क्या करूं 19 के प्रॉफिट के अंदर? सब्ट्रैक्ट, यस, ये 4000, और फिर 20 में क्या करूं? ऐड। बस ठीक है, ये हो गया हमारा। अब शौर्य अपना शौर्य दिखाइए जरा इसके अंदर। फर्नीचर परचेज्ड ऑन फर्स्ट अक्टूबर को हमने खरीदा है, तो पहले बात बताओ ये कौन सा अकाउंटिंग ईयर है? हमको यहाँ पे 2-3 अकाउंटिंग ईयर का दिया हुआ है। एक तो मार्च 18 को जो ईयर खत्म हो रहा है उसमें क्या बोला हुआ है, एक मार्च 19 को खत्म हो रहा है, एक मार्च 20 खत्म हो रहा है, तो ये फर्स्ट अक्टूबर को जो मार्च 19, ये वाली बात, ये तो ये फर्स्ट अक्टूबर 18 है। हमारा अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च है, तो ये फर्स्ट अक्टूबर 18 जो है सेकेंड ईयर आएगा, ठीक है, तो ये सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो रही है कहानी। अब हमने एक 10,000 का एक हमने क्या किया, मशीनरी खरीदी, उसको ऑफिस एक्सपेंस मान लिया, तो तुम्हारे हिसाब से इसका ये मतलब ये कह क्या रहा है? प्रॉफिट परफेक्ट छोड़ो, वो बात की बात, पहले तो ये बताओ कि ये जो गलती हुई अपने से, मशीनरी खरीदी उसको ऑफिस एक्सपेंस माना, ये मतलब हुआ क्या? ये समझ ही नहीं आया, क्या कह क्या रहा है सर? शौर्य सर उन्होंने ऑफिस एक्सपेंस में लिख दिया, तो उससे हमारे प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा? ऑफिस एक्सपेंस में लिख दिया तो, अगर नहीं लिखते तो क्या पड़ता, और लिख दिया तो क्या हो गया उससे? अच्छा, जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट निकालने में फर्नीचर माइनस करते हैं कि ऑफिस एक्सपेंस माइनस करते हैं कि दोनों माइनस करते हैं, या दोनों नहीं करते? सर ऑफिस एक्सपेंस।
इसका मतलब क्या हुआ श्योर कि सर फर्नीचर अपना एसेट नहीं, एसेट था, फर्नीचर खरीदी एसेट था, लेकिन उसको एसेट नहीं मान के अपन ने एक्सपेंस मान लिया। एक्सपेंस मानने से क्या हुआ होगा, हमने उसको प्रॉफिट से कम कर दिया होगा। अभी जैसे सार्थक ने क्वेश्चन पूछा, सर मशीनरी खरीदी अपन ने, अगर अपन ने ऑफिस फर्नीचर की एंट्री की होती, हमने ये एंट्री की होती ऑफिस फर्नीचर खरीदी हमने, तो फर्नीचर को डेबिट करते और कैश को क्रेडिट करते, तो इसका हमारे प्रॉफिट में थोड़ी फर्क पड़ता। लेकिन हमने फर्नीचर को डेबिट करने के ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। तो जब ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, मतलब हमने प्रॉफिट में से कम कर दिया 10,000 रुपए, जबकि प्रॉफिट से कम होना ही नहीं चाहिए था, ये तो एसेट थी, खर्चा थोड़ी था ये। बात समझ में आई सर? यस सर। हमको वो फर्नीचर जब हम खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं तो हमारा एक्सपेंस नहीं होता, फर्नीचर खरीदना तो एसेट होती, हमने ऑफिस एक्सपेंस मान के उसको एक्सपेंस मान लिया और उसको प्रॉफिट से एक्सपेंस माना तो प्रॉफिट से घटाया ही होगा अपन ने। एंड ऑफ द ईयर सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट से कम होते, तो हमने कम किया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो प्रॉफिट अननेसेसरली कम कर दिया, एसेट थी हमारी, तो हम 2018 वाला प्रॉफिट हम 10,000 से बढ़ाएंगे। अच्छा ठीक है, अब एसेट मान लेते हैं। अगर ये एसेट है तो एसेट पे डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए साथ, एश्योर एसेट पे डेप्रिसिएशन। तो ध्रुवी, हमने अगर फर्नीचर 10,000 का खरीदा, उस फर्नीचर को अगर हम एसेट मानते तो फर्नीचर की वैल्यू हम प्रॉफिट से कम नहीं करते, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन हम प्रॉफिट से कम करते। ये बात क्लियर है? एकता ये बात क्लियर है तुमको? अगर हमने कोई एसेट खरीदी तो एसेट की वैल्यू हम डेप्रिसिएशन से नहीं घटाते हैं, उसका एसेट की कॉस्ट हम प्रॉफिट से नहीं घटाते, उसका डेप्रिसिएशन घटाते हैं। यहाँ हमने क्या किया, एसेट की कॉस्ट को घटा दिया। तो हम क्या करेंगे, एसेट की प्रॉफिट में हम 10,000 ऐड करेंगे, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अब ये मशीनरी हमको डेट भी दी, हमने कब खरीदी, फर्नीचर 1 अक्टूबर को खरीदी, तो 20% पूरे साल का है, तो इस पे 1 साल का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, दैट इज 1,000। अगर हमने इस एसेट को एसेट की तरह लिखा होता, ये गलती नहीं करते ऑफिस एक्सपेंस वाली, तो हम अपने प्रॉफिट से 10,000 नहीं घटाते, जो हमने गलती से घटा दिया। मशीन हमको सिर्फ 1,000 रुपए प्रॉफिट से घटाना चाहिए था, जो इसका डेप्रिसिएशन होता। ये मतलब हुआ इसका। हमने उसको हिमांशु जो फर्नीचर खरीदा उसको ऑफिस एक्सपेंस मान लिया। ऑफिस एक्सपेंस मानने की वजह से हमने पूरे की पूरी फर्नीचर को हमने प्रॉफिट से घटा दिया, जबकि फर्नीचर की पूरी वैल्यू नहीं घटानी थी, हमें सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन घटाना था। तो अब हम क्या करेंगे, 10,000 जो घटा दिया वो ऐड कर देंगे, और 1,000 जो घटाना चाहिए तो वो माइनस कर देंगे। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन उस साल नहीं अगले साल भी तो घटेगा, एसेट है, लेकिन अगले साल WDV मेथड से घटेगा, WDV मेथड से। तो WDV मेथड से जो हमारा 18 का 10,000 की वैल्यू है, 18 के अंदर 1,000 डेप्रिसिएशन लग गया, नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू श्योर है कितनी बची, 9,000 बची, तो नेक्स्ट ईयर 9,000 का 20% लगना चाहिए था सर, 1800। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन दोनों सालों में घटाएंगे, ठीक है, और 1800, हाँ ठीक है 1800 हिमांशु, बिल्कुल। तो ये 1800 जो है हम इस साल 1800 माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 1019 में डेप्रिसिएशन घटाएंगे, 18 में घटाएंगे, और जो 10,000 हमने उसको एक्सपेंस मान लिया वो वापस से ऐड करेंगे। नाउ द थर्ड एडजस्टमेंट जो है वो अब हमें ये वो हिमांशु तुम बता रहे हो थर्ड एडजस्टमेंट। सर हाँ, अपन ने फिर इसमें स्टार्टिंग वाले ईयर में सिर्फ 10% से क्यों किया डेप्रिसिएशन, अपन ने सिर्फ 1,000 से किया। नहीं देखो ऐसा है कि बेटा उसी, क्योंकि 1 अक्टूबर को खरीदी ना, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सिर्फ 6 मंथ्स होते हैं इसलिए। ओके, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो पूरे साल यूज की होगी अपन ने। यस सर, है ना। हाँ, ये हिमांशु, दिस एडजस्टमेंट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अब आइटम ऑफ प्लांट ऑफ बुक वैल्यू 12,000। तो सबसे पहले तो अपन लोग इसका जो लॉस आया है, नहीं ये हुआ क्या, ये इतना सेंटेंस जो है ना, was sold at a loss of this on 1st April, इतना इसका क्या मतलब है? ये 12,000 बुक वैल्यू 3,000 के लॉस में बेच दी अपन ने 1 अप्रैल 19। इसका मतलब क्या हुआ, कितने बेची अपन ने उसको, एसेट को? सर अपन ने एसेट को 9,000। 9,000। बहुत बढ़िया, यही बात, मतलब
गजब है, कमाल है, कमाल। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? 9000 बेची अपन। तो ये जो बात बोली है द सेल प्रोसीड्स, ये इसका क्या मतलब हुआ? सर इसको पीएनएल के अंदर डाल दिया जो भी अपन कितना लिख दिया? 12,000 लिख दिया, 9,000 लिख दिया, 3,000 लिख दिया, या 15,000 लिख दिया, क्या लिख दिया? सर 9000 लिख दिया। 9,000 लिख दिया। अपन ने 12,000 की मशीनरी जब 9,000 बेचते हैं तो 9,000 जो बेचते हैं क्या वो अपन पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं क्रेडिट में? अच्छा, एक मेरा 100 रुपीज का इनाम पक्का, एक मैं एंट्री पूछता हूँ, ठीक है? आप मुझे कोई बताए कि अगर हमने 9,000 को पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया तो हमने मशीनरी प्लांट बेचने की जनरल एंट्री क्या की होगी अपनी बुक्स में? कोई मुझे ये बताए। 11 का पॉइंट है, आपने 11 में पढ़ा होगा। 12,000 की बुक वैल्यू की मशीनरी हमने 9,000 में बेची और हमने 9,000 पीएनएल अकाउंट में लिखने में हमसे आ गया, हमने लिखा उसको, तो हमने बेचने की एंट्री क्या की होगी? और क्वेश्चन में बोला है कि उसकी हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, तो मशीनरी में हमने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे एक मैं हिंट आपको बस इतना दे देता हूँ, है ना? अगर कोई इस ट्राई करना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो एक हिंट होगा तो 100 का इनाम 50 में आ जाएगा। हिंट नंबर 1, अगर कोई हिंट चाहिए तो आप बोल सकते हैं। किसी को आ रहा दिमाग में, ठीक है ना, तो फिर वो पहले ट्राई कर लीजिए। 12,000 की मशीनरी 9,000 बेची, तो हमने जो है उसको 9,000 पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया हमने, तो हमने एंट्री क्या की होगी? हमने 9,000 की एंट्री क्या की होगी? एनीवन? सर उसके अंदर इसके अंदर तो ये तब होगा ना जब मशीनरी की एंट्री ही नहीं हुई होगी। हाँ, आप assumption ले सकते हो अपने हिसाब से, यू आर फ्री टू टेक द assumption। तो सर जब मतलब अगर अपन इसकी एंट्री लेजर से वापस ड्राइव कर सकते हैं तो मतलब बाय बैलेंस आया होगा जब भी वो पीएनएल में भेजा अपन लोगों ने उसको। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, सुपर इंटेलिजेंट। तो हमने ऐसी कौन सी एंट्री कर दी होगी कि ऐसा हुआ होगा? Aryan, you are not there in the class, you are taking lunch, isn't it? Finish your lunch, no problem. Ekta, Aryan and Dhruvi, all three are busy in the, should be busy class. तो सर ये हुआ होगा या ये अजम्पशन है कि ये एंट्री तो अपन लोगों की वही हुई होगी मशीनरी टू कैश, बट द पॉइंट वाज कि अपन लोगों ने पहले मशीनरी टू कैश तो नहीं हुई होगी यार। कैश क्रेडिट क्यों किया होगा अपन ने, ये बताओ? अपन ने तो बेचा है ना, कैश तो क्रेडिट नहीं हुआ होगा। कैश टू मशीनरी, अच्छा बट नहीं फिर पीएनएल क्रेडिट साइड में नहीं जाएगी। हाँ, वही पूछेगा। तो if you wish I can give you a hint as well. Hint means 50% cut in the gift price. हिंट दे दो प्लीज। हिंट दे दो, चलो। Anybody would like to object? हिंट दे दो। हिंट का मतलब ये कि उस जनरल एंट्री के अंदर मशीनरी अकाउंट तो नहीं आएगा सर, ये तो मैंने, और कैश डेबिट होगा बस। अब आपके पास बचा एक ही ऑप्शन बचा है, तो कोई अकाउंट क्रेडिट क्या होगा बस वो निकालना है आपको। वो अकाउंट क्रेडिट कौन सा किया होगा हमने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा? नहीं, डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट नहीं किया होगा हमने। पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कोई अकाउंट किया होगा, उसको पीएनएल में ट्रांसफर किया होगा। सर जिसको बेचा है नहीं, अगर हमने भाई साहब जिसको बेचा है ना उसको क्रेडिट, देख दो तरीके हैं सार्थक, है ना? सार्थक अगर हमने बेचा है जिसको, उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। मान लो सार्थक को मैंने क्रेडिट कर दिया, तो सार्थक मेरा डेटर बन गया कि क्रेडिटर बन गया? सार्थक तेरे से तो पैसे लेना है महाराज, तू तो यहाँ निकल गया क्या? तू मांग रहा है उल्टे मेरे से यहाँ पे पैसे, है? और ये तो अच्छा, तू तो पर्सनल अकाउंट है, तेरे को तो मैं पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं कर सकता। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ वाला अकाउंट बताना है, बस इतनी सी बात है। कैश टू प्लांट होगा तो फिर प्लांट कम हो जाएगा। प्लांट हमने कम ही नहीं किया, यही तो कह रहे हैं क्वेश्चन में, प्लांट हमने कम ही नहीं किया, प्लांट नहीं आ सकता। तो यहाँ पे वो कौन कैपिटल भी नहीं आ सकता। कैपिटल तो पर्सनल अकाउंट होता है, डायरेक्टली नहीं आएगा।
सर सेल्स अकाउंट सेल्स भी नहीं आ सकता, पीएनएल अकाउंट में गया है, ट्रेडिंग में नहीं गया, और गुड्स नहीं है हमारे मशीनरी। नहीं सर, वो तो हाँ हुई है ना, तो गुड्स के तौर पे ले सकता है नहीं, नहीं ले सकते, मशीन प्लांट बेचने का हमारा धंधा नहीं है, और पीएनएल अकाउंट में नहीं, अगर सेल्स गया होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता। गेन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। हाँ गेन नहीं नहीं, बस अब खत्म हो गई बात, अब गया, टाइम इज ओवर। हम लोग जब 11th के अंदर आपको बेचता होगा, जो रद्दी बेचते थे ना, स्क्रैप, फुल्ली रिटर्न डाउन, रिटर्न ऑफ एसेट, तो क्या मिसलेनियस इनकम लिखते थे या सन्ड्री रिसीट्स लिखते थे, वो अकाउंट किया होगा। अगर हमने मिसलेनियस इनकम या सन्ड्री रिसीट्स अकाउंट क्रेडिट किया है तो ही वो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में जा सकता है, नहीं तो किसी हालत में नहीं जा सकता। हमने क्या किया, मतलब जिसने बेचा, जो अकाउंटेंट हमारा था, उसको मालूम नहीं था पूरी डिटेल या जो कुछ था, उसने मशीनरी बेचने की एंट्री क्या कर दी, उसको एंट्री क्या करनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट 9000, लॉस डेबिट 3000 टू प्लांट 12,000। उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसीट या सन्ड्री रिसीट्स। ये एंट्री कब करते हैं हम 11th में, जब आपको दिया जाता है कि रद्दी बेच दी, स्क्रैप बेच दिया, या आपको दिया जाता है कोई एसेट जिसकी वैल्यू बुक्स में 0, तो ये हमने 9000 से हमने ये एंट्री कर दी। तो ये एंट्री करने की वजह से वो स्क्रैप थोड़ी ना है, अपन ने तो उसको बेटा लॉस में नहीं नहीं नहीं, वही तो चक्कर है, ये कह रहा है, यही क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेल प्रोसीड्स है, सेल प्रोसीड्स माने जितने बेचा, वो पूरा अमाउंट पीएनएल अकाउंट में लिख दिया गया, और हमने उसकी कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री बुक्स में अभी तक नहीं की, अभी तक, मतलब 19 की बात 20 तक खत्म हो गया, तब तक नहीं किया। सर तो उसमें मतलब अभी लॉस भी उसने नहीं ना, हाँ लिखा कि लॉस हुआ, ये नहीं लिखा। बिल्कुल बढ़िया, ना हमने अभी तक लॉस एडजस्ट किया, ना हमने प्लांट की वैल्यू कम की, और हमने वो पूरा 9,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब तो दैट इज अ रीजन व्हाई वी हैव डन दिस एंट्री। हमने क्या किया होगा, हमने अपनी बुक्स के अंदर ये वाली ऐसी कुछ एंट्री कर दी, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। हमने ये वाली एंट्री कर दी, और इसकी वजह से वो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में चला गया। जबकि हमको करनी क्या थी, हमको करनी थी कैश अकाउंट डेबिट 9000, लॉस डेबिट 3000 टू प्लांट। प्लांट को क्रेडिट करना था हमें 12,000। तो हमें पीएनएल अकाउंट के डेबिट में 3000 लिखना था, हमने पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में 9000 लिख दिया। हमको पीएनएल अकाउंट के डेबिट में 3000 लॉस लिखना था, हमने वो कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा जबकि ये लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस तो हम लिखते नहीं है गुडविल निकालने में, तो ये 3000 की एंट्री तो हम करेंगे। मतलब अगर ये 3000 हम लिख देते तो हम ऐड कर सकते थे, 3000 हमें लिखना था, हमने 9000 लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो 9000 हमने लिख दिया है, हमें अपना प्रॉफिट 9000 से माइनस करना पड़ेगा। थर्ड वाले 9000 से हमें अपना प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 9000 क्रेडिट में लिख दिया तो प्रॉफिट बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये हुआ, हाँ ठीक है। अब 20% डेप्रिसिएशन, जब हमने प्लांट की वैल्यू कम नहीं की तो डेप्रिसिएशन भी लगा दिया होगा। अगर प्लांट कम कर देते तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, लेकिन हमने प्लांट की वैल्यू तो कम की नहीं, तो डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा अपन ने। डेप्रिसिएशन हमने लगाया होगा 20% के हिसाब से WDV। तो ये 18 की बात हो रही, तो 18-19 में 12,000 का 20% हुआ 2400। तो 2400 हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया 2018-19 में। फिर 12,000 का 24 माइनस करके अमाउंट आया 9,600। तो 9,600 का 20% 1920, ये डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया 1920। तो हमने 2 सालों में अननेसेसरी डेप्रिसिएशन कम कर दिया, जबकि हम एसेट को पहले ही बेच चुके थे। वी हैव ऑलरेडी सोल्ड इट आउट, बट हमने एंट्री नहीं की, तो हम डेप्रिसिएशन लगाते गए होंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट है 2400 और 1920 से कम हो गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 2400 अपने प्रॉफिट में ऐड बैक करना पड़ेगा 19 में, और 1920 हमें ऐड बैक करना पड़ेगा 2009 नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हाँ एसेट बेचने की एंट्री नहीं की तो डेप्रिसिएशन हमने घटा दिया होगा। हाँ ये एडजस्टमेंट एक मैंने आपको नहीं बताया था, लास्ट टाइम भी आया था, ये मैंने कहा तो मुझे बताना है।
बाय में भी हाँ। ये पार्टनर्स आर एंगेज इन एन अल्टरनेटिव जॉब दैट दे वुड हैव डन अर्न, ये बहुत कॉमन एडजस्टमेंट है और ये ज्यादातर गुडविल के क्वेश्चंस में आता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ज्यादा है, जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, अब इसका मतलब क्या है? थोड़ी देर के लिए मैं आपसे ये कहता हूं कि आप एक ऐसे बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए सोच रहे हैं जिसका प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन उस बंदे का, वो बंदा कहता है कि साहब मेरा प्रॉफिट जो है वो 2 लाख रुपए है। बहुत अच्छी बात, लेकिन उस शॉप के अंदर आप देखते हैं कि वो जो दुकानदार है, जो ओनर है, वही अपनी दुकान का मान लीजिए ओनर तो है ही है खैर, लेकिन वो अपनी दुकान का एक तरह से मैनेजर भी है। मतलब वो दुकान तो चला ही रहा है अपना, और वो बिजनेस का मैनेजर इस सेंस में भी है कि वो शॉप को मतलब सारे काम वो खुद ही कर रहा है, और उसी की खुद की जमीन पे है, तो वो एक तरह से बिजनेस का लैंडलॉर्ड भी है। अगर जिस दुकान जमीन पर वो बिजनेस है, जिस लैंड पर वो बिजनेस है, अगर वो किराए से ली जाती, तो सपोज उसका साल भर का किराया 30,000 रुपए होता, 30,000 हमें उसका रेंट देना पड़ता, जो देना नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो अपनी खुद की लैंड पे वो बिजनेस कर रहा है। और अगर वो जो मैनेजर का, उसने मैनेजर नहीं रखा हुआ है, अगर वो मैनेजर या कुछ भी रखते, एक सेल्स पर्सन रखता, तो सेल्स पर्सन को से 18,000 रुपीज उसकी सैलरी बनती, तो जो उसका 2 लाख प्रॉफिट आ रहा है ना, उसके अंदर ये भी कॉस्ट जुड़ी हुई है। अगर हम ऐसे बिजनेस का सही प्रॉफिट निकालें, सही प्रॉफिट, तो 2 लाख में से मुझे 48,000 माइनस करना चाहिए। 1,52,000 इज द ट्रू प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। आपने पढ़ा हुआ है कि लैंड है, मैंने इकोनॉमिक्स में जैसे आप अभी भी डिस्कस हुआ, आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, लैंड है, कैपिटल है, लेबर है और एंटरप्रेन्योरशिप है। तो जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर लीडरशिप, वो मैनेजमेंट। इट इज नॉट द रिवॉर्ड फॉर लेबर, इट इज नॉट द रिवॉर्ड फॉर कैपिटल, इट इज नॉट द रिवॉर्ड फॉर लैंड। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर वो सारे काम खुद ही कर रहा है और उसका प्रॉफिट आ रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, उसकी लेबर की वैल्यू घटानी चाहिए, उसकी कैपिटल की कॉस्ट घटानी चाहिए, उसकी लैंड की रेंट घटानी चाहिए, फिर जो अमाउंट बचता है, दैट इज द प्योर रिवॉर्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। हम उसी को प्रॉफिट कह सकते हैं, हम उसी को प्रॉफिट। एक जैसे एक हम लोग क्या देखते हैं, फार्मर है, फार्मर ने कुछ इनकम अर्न की, उसमें घर के लोग भी सब लगे हुए, तो घर के लोग लगे अच्छी बात है, लेकिन वो उन जो घर के लोग हैं उनकी आप सैलरी, एक नोशनल सैलरी घटाओ प्रॉफिट से, फिर जो बच रहा है दैट इज द ट्रू प्रॉफिट। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का रिवॉर्ड वो होता है। तो यहाँ पे कहने के मतलब, अगर पार्टनर्स ये बिजनेस नहीं करते, अपना बिजनेस नहीं करते, अगर वो कहीं जॉब करते, कुछ और काम करते, तो 30,000 रुपए तो उनको वहां से मिल जाते। तो ये पार्टनर की लेबर की, उनकी मेहनत का नोशनल अमाउंट है जो हमें प्रॉफिट निकालने में घटाना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट ये रिप्रेजेंट करता है कि जो काम कर रहे हैं वो करता है। तो 30,000 हमें माइनस करना चाहिए, और ये माइनस 3 सालों में होगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, लास्ट में एवरेज से माइनस कर दूंगा, तो अभी नहीं घटा। वो ये भी कह रहे हैं कि फर्म ने डिसाइड किया कि फ्यूचर के अंदर वो गोडाउन को, गुड्स को स्टॉक इंश्योर करेंगे, और उसकी कॉस्ट 1,800 रुपीज पर एनम वो आएगी। ये भी मैं एवरेज से माइनस करूंगा, क्योंकि ये भी 3 सालों से माइनस होगा फ्यूचर की कॉस्ट। फिर बोला है 2020 में उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट्स, उनको इनकम है ये 4,500, तो ये 4,500 की इनकम को जरूर मैं कम कर दूंगा। 4,500 की इनकम को मैं कम कर दूंगा। अब मैं अपना प्रॉफिट निकालता हूँ, एडजस्टेड प्रॉफिट 95 प्लस 3 98, ये 7,000 8,000 8 to 16 17 इसमें से लेस होगा, और 2,400 इसमें से ऐड होगा, तो 90,400। ठीक है, बराबर। नहीं, 1,04,000 आया, 400 आया, 10,000 भी तो ऐड करना। ठीक है, ये आएगा हमारा।
फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर 1,85,000 में 4,000 ऐड करना है, 4,500 लेस करना है, तो 500 लेस करना है, 500 लेस करना है और 1,800 लेस करना है, 2,300 लेस करना है, 2,300 लेस करना है और 1920 ऐड करना है, तो 380 मैं इसमें से लेस कर देता हूँ, 380 लेस कर देता हूँ, तो 1,84,620 ये मैंने लेस कर दिया। इन तीनों का मैं टोटल ऐड करूंगा, इन तीनों को। अब जब आप लोग, मैंने एक चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, मैंने शायद कभी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है मैंने बताई कि नहीं बताई। जैसे ये मैं कॉलम में लिख रहा हूँ अमाउंट, ठीक है। जब हम लोग क्या देखते हैं एग्जाम के अंदर ना, जो बच्चों से मिस्टेक ज्यादा होती है वो कैसे होती है, जैसे मुझे लिखना है 98, तो हम कैसे लिखते हैं 98,000, फिर हम लिखते हैं 1,04,000, फिर हम लिखते हैं कैसे, ठीक है 1,84,620 और फिर ऐड करते हैं। देयर इज टेरिबल चांसेस दैट यू विल कमिट मिस्टेक, 100%। आपको कोशिश करनी चाहिए जैसे आप बॉक्सेस में लिखते हैं ना छोटी क्लास में, वैसे लिखने, वो आपको आदत अभी से बनानी पड़ेगी, तब एग्जाम में आएगा। अगर आप यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100 लिखने की आदत डालेंगे, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, देन देयर इज अ वेरी लेस चांस दैट यू विल कमिट मिस्टेक। इस चीज की बहुत कम चांसेस है, तो आप ऐसी आदत अभी से डालिए। 383,020, आप जब ऐसी आदत अभी से डालेंगे तब आपसे ऐसी मिस्टेक नहीं होगी, नहीं तो हाँ बोलिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला एक बार फिर से समझा देंगे, मुझे इधर इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही थी सुनने का। ठीक 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 ठीक। इसको अगर मैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखूं, देखिए अगर एक बिजनेसमैन है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल, एक बिजनेसमैन है, उसने कुछ अपना बताया, उसने डिक्लेयर किया कि मेरे को इतना प्रॉफिट हो रहा है। सपोज वो कहता है कि भाई मेरे को जो है 1,80,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये जो उसको मिल रहा है प्रॉफिट, जिसको वो 1,80,000 अपना प्रॉफिट बोल रहा है, इस प्रॉफिट के अंदर कई सारी दूसरी चीजें इन्वॉल्व है, इसके अंदर दूसरी सारी चीजें कई सारी इन्वॉल्व है। इसको हमने क्या करना चाहिए, ये जो टोटल मिला इसके अंदर उसकी खुद की लेबर भी है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी खुद की लेबर की अमाउंट को माइनस कर देना चाहिए, उसकी लेबर की अमाउंट को हमें इसमें से माइनस कर देना चाहिए। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं एक काम करता हूं, ये 1,80,000, इसके अंदर जो उसकी पर्सनल लेबर है, जो उसने खुद का, वो काम कोई और भी कर सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क टेकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप किसको कहते हैं, रिस्क टेकिंग। अगर कोई आदमी, देखिए कोई एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर वो खुद भी पियोन है, खुद भी मैनेजर है, सारे काम खुद ही कर ले रहा है, तो उस केस के अंदर आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी और को पैसा नहीं दे रहे हो, सारा आपके घर में ही आ रहा है। बट एक्चुअल प्रॉफिट अगर निकाला जाए तो उसके अंदर जो उसकी खुद की लेबर है, वो कॉस्ट आप इसमें से माइनस करो। तो 1,80,000 में हमने उसकी लेबर माइनस कर दी, उसकी लेबर सपोज 20,000 को माइनस, ये आप माइनस करिए 180 में से 20। फिर उसने अपनी, तो सर ये जो लेबर है, ये अपन सपोज अलग करके लिखते तो ये पीएनए में जाती है कि ये लेबर? नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का पता है क्या मतलब है, मेरा कहने का जैसे मतलब है कि एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस चलाता है और उसके साथ शॉप में उसका एक छोटा ब्रदर भी आके दुकान पर बैठता है। ब्रदर काम करता है 2-3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जो भी है काम करता है, आप उसको पेमेंट नहीं करते क्योंकि वो घर का बंदा है। तो आपका जो प्रॉफिट आया है ना, उस प्रॉफिट में से ब्रदर की नोशनल सैलरी, भले आप मत दो उसको, लेकिन उसकी सैलरी का एक अजम्पशन लगाकर कि उसकी काम की कितनी सैलरी होनी चाहिए, वो आपको अपने प्रॉफिट से माइनस करना चाहिए। फिर जो बचेगा दैट इज योर एक्चुअल प्रॉफिट। ये जो नोशनल सैलरी है, ये माइनस करके फिर जो बच रहा है वो आपका सही प्रॉफिट। अब ये तो मैंने सिर्फ उसके ब्रदर की मेहनत का काम नाम दिया। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो ओनर है, ओनर अपनी दुकान का मैनेजर भी है, सेल्समैन भी, सेल्समैन ले लेते हैं, सेल्समैन भी है और अपनी मालिक भी है। वो सेल्समैन का भी काम करता है
क्योंकि उसने सेल्समैन नहीं रखा हुआ और वो खुद का बिजनेस का ओनर भी। तो भाई सेल्समैन की सैलरी भी आप इसमें से घटाओ, सेल्समैन की सैलरी भी आप घटाओ, भले ही आप मत दो उसको, लेकिन आपको इसका एस्टिमेशन वैल्यू घटाना चाहिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप एज एन ओनर आपका कितना एक्चुअल प्रॉफिट है। क्योंकि ओनर का काम एंटरप्रेन्योरशिप, ओनर का काम रिस्क लेने का, ओनर का काम सेल्समैन से अलग है। तो प्योर एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से जो प्रॉफिट हुआ है हमें वो निकालना है। अब ओनर ने अपनी कोई जगह भी दे रखी बिजनेस को, उस पे उसको रेंट, अगर वो किराए पे किसी और को देता तो उसको 6,000 रुपीज 72,000 पर एनम, तो उसको उससे किराया ही मिल जाता। लेकिन वो उसको दे नहीं रखा, उसने बिजनेस कर रहा है, तो जो आपका प्रॉफिट है आपको उसमें से नोशनल रेंट भी घटाना चाहिए, नोशनल रेंट भी घटाना चाहिए। फिर जो बचेगा वो आपका फिर एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। ओनर ने बिजनेस के अंदर अपनी खुद की कैपिटल भी लगा रखी, अगर वो इस कैपिटल को कहीं और इन्वेस्ट करता तो सपोज 10% से उसको इंटरेस्ट तो मिल ही जाता। उसने 1 लाख रुपए लगा रखी बिजनेस के अंदर, तो जो नोशनल इंटरेस्ट है वो भी घटाना चाहिए। तब जो बचेगा आपका बिजनेस का जो प्रॉफिट, वही आपका रियल प्रॉफिट है। दैट इज योर रियल प्रॉफिट फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट। अभी क्या हो रहा है, अकाउंटिंग जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के अंदर आपकी खुद की सैलरी भी इंक्लूडेड है, आपकी रेंट भी इंक्लूडेड है, आपकी कैपिटल का इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, फिर आप उसको प्रॉफिट कह रहे हैं। तो अगर हम जानना चाहते हैं बिजनेस का सही प्रॉफिट क्या है, तो उसके अंदर बाकी सारी चीजें जो नोशनल वैल्यूज है, एस्टिमेटेड, उसका एस्टिमेशन करके उसको हमें प्रॉफिट से माइनस करना चाहिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ये समझ में आया बेटा, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया? यस सर। यहाँ पे जो मैंने चीज दी है वो यही है कि अगर वो पार्टनर बिजनेस नहीं करते, कहीं और अपना ऑल्टरनेटिव कुछ और काम करते, तो 30,000 रुपए तो उनको कहीं नौकरी करके ही मिल जाता। तो नौकरी करके मिल जाता, वहां तो रिस्क भी नहीं लेनी पड़ती। मतलब बिना रिस्क लिए अगर सिर्फ जॉब करते तो 30,000 रुपए वो ले आते। तो जो 30,000 रुपए है वो आपको इसमें से घटाने पड़े, तब आपका बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट आएगा कि रियल प्रॉफिट कितना। सर तो ये वही नोशन वाली नोशन वो था ना, आपने जो बताया था। हाँ, ये एक तरह से 30,000 पार्टनर्स की मेहनत के नोशनल अमाउंट है कि अगर वो कहीं और काम करते तो इतना तो यूं ही कमा के ला सकते थे, बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं थी। बिजनेस में रिस्क लो, ये करो वो करो, इसके अंदर वो करने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं मतलब वो आया समझ में कि नहीं आया, मैं समझा नहीं। यस सर, आ गया। है ना, अगर हम अपना भाई ओनर जो है ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट होता किस लिए। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या, रिस्क टेकिंग, मैनेजमेंट। प्रॉफिट इज नॉट द रिवॉर्ड फॉर लेबर, प्रॉफिट इज नॉट द रिवॉर्ड फॉर लैंड, प्रॉफिट इज नॉट द रिवॉर्ड फॉर कैपिटल। तो आपकी कैपिटल है तो उसकी इंटरेस्ट कम कीजिए, आपकी जो मेहनत है एज अ लेबर, आप जो काम कर रहे हैं, जो कोई दूसरा भी जिस काम को कर सकता था, ओनर के काम को रिप्लेस नहीं कर सकता, ओनर का काम ओनर ही कर सकता है। लेकिन आपका वो काम जो कोई दूसरा कर सकता था, उस काम की जो लेबर बनती है, उसका जो पैसा बनता है, वो आप अपनी प्रॉफिट से माइनस कीजिए, आपकी कैपिटल का इंटरेस्ट माइनस कीजिए, आपकी लैंड का रेंट माइनस कीजिए, फिर जो बच रहा है वही आपके बिजनेस का सही प्रॉफिट। तो 3,83,020 में डिवाइडेड बाय 3, और इसके अंदर हम लेस कर देंगे दो चीजें, एक 1,800 और 31,800। तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट जो आएगा, तो ये हमें अगर इसको माइनस करता हूं तो दिस कम्स टू 313, 3 2 6, 7 3 21, ठीक है। एंड देन इट इज 39 समथिंग पॉइंट्स में आ रहा है 66। तो जो भी आप देख लीजिएगा, है ना, वॉट एवर। तो अगर ये जो अमाउंट आ रहा है हमारा 1,27,366 भी अगर है, तो अब ये एवरेज आ गया। इस एवरेज में से ये जो हर साल मुझे माइनस करना है, ये दोनों 31,800 ये मैं माइनस कर दूंगा।
और उसके बाद जो हमारा बचेगा दैट इज माय रियल मतलब एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर गुडविल वैल्यूएशन। मैं इस प्रॉफिट को गुडविल वैल्यूएशन के लिए कंसीडर करूंगा। इट इज दिस प्रॉफिट। अब जो अमाउंट आएगा इसमें से 31,000 मैं यहाँ या तो यहाँ पे भी माइनस करता, 30,000 में हर साल माइनस करता। मैंने जानबूझ के नहीं घटाया कि ये फ्यूचर में से लास्ट में से माइनस करूँ, फिर 1800 भी मुझे माइनस करना पड़ता, तो एक ही बात होती, वो एक ही बात होती। तो अलग अलग माइनस करने की बजाय मैंने लास्ट में एक साथ माइनस कर दिया, क्योंकि 1800 हम फ्यूचर में करने वाले। यहाँ पे ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपको वेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको एवरेज निकालना है। यहाँ पे भी वेट से मल्टीप्लाई चाहिए ये वेट। तो ये क्वेश्चन तो आपके ऐसे होंगे। इनमें कोई चीज पूछनी हो तो आप मेरे से पूछ लीजिए। फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो है इस शीट को आपको ये भी मैं भेज रहा हूँ 17 शीट। इसमें आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसको नंबर ऑफ ईयर्स, ये फॉर्मूला है गुडविल का। अभी तक मैंने जो आपको 2 शीट्स कराई हैं उसके अंदर मैंने आपको सिर्फ एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना सिखाया, लेकिन यहाँ पे ये निकाल कर नंबर ऑफ ईयर्स से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका गुडविल आ जाएगा। तो अब आपको इस शीट में क्या करना है, फ्यूचर एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है, फिर उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। एनी क्वेश्चंस हियर? सर हाँ बोलो। सर वो डेप्रिसिएशन वाला एक और बार समझा दीजिए। डेप्रिसिएशन वाला, ये वाला पॉइंट थर्ड वाला। यस सर। हमने जब वो मशीनरी बेची तो श्योर हमने मशीनरी बेचने की एंट्री नहीं की, मशीनरी बेचने की एडजस्टमेंट एंट्री नहीं की, मतलब मशीनरी की वैल्यू को कम नहीं किया। मान लो हमारी बुक्स में 1 लाख की मशीनरी है और उसमें से हमने 12,000 की मशीनरी बेच दी, तो एंड ऑफ द ईयर हमको कितने रुपए पे डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था? श्योर 88,000। लेकिन हमने ये जो 12,000 की बेची इसकी एंट्री नहीं की, तो हमने कितने पे लगा दिया होगा? 1 लाख। तो हमने 12,000 पर डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा दिया, जबकि हमको नहीं लगाना चाहिए था। तो वो लगा देने की वजह से हमने 12,000 का जो डेप्रिसिएशन है उस अमाउंट को अपने प्रॉफिट से कम कर दिया होगा। यस सर। अब हम क्या करेंगे, उस 12,000 का जो डेप्रिसिएशन है 20% वो हम वो ऐड कर देंगे। वो ऐड कर देंगे। तो अगर हमने लगाया होगा डेप्रिसिएशन 12,000 पर, तो 12,000 पे जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया होगा वो लगाया होगा 2,400, लेकिन नेक्स्ट ईयर उसकी ये 12,000 की एसेट है, उसकी वैल्यू कितनी बची होगी? 9,600। तो नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगाया होगा वो 9,600 का 20% लगाया होगा, दैट इज 19,200 या 1,920। तो हर साल 2400 नहीं, 2 साल हमने ऐसी गलती की। अब थर्ड ईयर तो हमको समझ में आ गया मिस्टेक, लेकिन हमने पहले साल जिस साल बेची उस साल हमने 2,400 डेप्रिसिएशन घटा दिया होगा, फिर नेक्स्ट ईयर हमने 1,920 डेप्रिसिएशन घटा दिया। यस। 1,920 कैसे आया? क्योंकि ये जो हमने 1 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, तो 1 लाख के ऊपर 20,000 लगाया, तो नेक्स्ट ईयर हमने 80,000 पे डेप्रिसिएशन लगाया होगा ना, 16,000। ये कहने का मतलब कुछ ऐसा है, हमारे पास ये 1 लाख की एसेट है, इसके अंदर एक 12,000 की एसेट जुड़ी हुई, हमने इसमें से घटाया नहीं, 1 लाख के ऊपर 20% 20,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू 80,000 आई होगी। तो अगर मैं इस 1 लाख के अंदर वो 12,000 की एसेट की बात करूं, तो 12,000 पे हमने 2,400 लगाया होगा, तो इस 20,000 में 2,400 इसका डेप्रिसिएशन। तो जो 80,000 वैल्यू आई, 80,000 के अंदर 9,600 की ये एसेट इंक्लूडेड है। तो जब सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन लगाया होगा तो 80 पे लगाया होगा, 16,000 लगाया, तो 16,000 के अंदर इस एसेट का डेप्रिसिएशन कितना है? 1920। तो ये 64,000 वैल्यू आई। तो मुझसे हमसे गलती क्या हुई? हमसे गलती ये हुई है कि फर्स्ट ईयर हमने इतना डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा दिया, सेकेंड ईयर हमने इतना डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा दिया इस WDV मेथड से।
तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम अपने प्रॉफिट में वापस से ऐड बैक कर देंगे। सॉरी समझ में नहीं आया? यस सर, आ गया सर। तो यही चीज हमने उसके अंदर की। यस ठीक है, सर। तो अब आप क्वेश्चंस ये शीट में भेज रहा हूँ, ये तो मैंने भेज दिया आपको, मैंने क्वेश्चन कराया। इसके बाद जो दूसरी शीट में अभी आपको बता रहा था जिसके अंदर आपको गुडविल का एवैल्यूएशन करना है, ये शीट में भेज रहा हूँ। तो अब इन दोनों क्वेश्चंस को आप मुझे करके भेजेंगे, परसों तक मेरे पास आ जाना चाहिए। कोशिश कीजिए कल शाम तक आ जाए, कल हम इकोनॉमिक्स करेंगे। सर ये 16 शीट के सॉल्यूशन सेंड कर दीजिए। अच्छा ठीक, पर्सनल चैट में मुझे भेज देना, मैं भेज दूंगा। यस सर। हाँ हाँ, और कुछ? हाँ, मुझे इकोनॉमिक्स की हाँ, शीट में डाउट था। यस यस यस। एनीबॉडी एल्स, एनीथिंग एल्स? किसी और को कुछ पूछना है? हाँ बोलो बेटा, इकोनॉमिक्स में क्या डाउट है?